ओके, वेलकम सब कोई। बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 1। ठीक है, जैसे कि अपने ऑलरेडी डेमो क्लास कर चुके हैं कुछ कुछ बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर। सिलेबस भी डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक सो। कॉस्ट टैक्स का डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज़ है उसका मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो अपने आज सबसे पहला क्लास में एक बार जल्दी जल्दी, क्योंकि ये आज से एकदम लाइव क्लास, मतलब रिकॉर्डेड का जो लाइव रिकॉर्डेड क्लास है वो सब दिया जाएगा सबको। ठीक है, और ये एक पूरा फुल फ्लेजेड सिलेबस का स्टार्टिंग है। ठीक है, इसको हम रिपीट नहीं करने वाले हैं, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है अपने वीडियो क्लास में कि एक बार अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो अगर कोई बीच में भी ज्वाइन करता है तो उसे अपने क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास दे के वो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी कवर भी कर सकता है। और वो जब अपने फॉर एग्जांपल लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद अगर लाइव क्लास में भी आते हैं तो लाइव क्लास में भी वो क्या करेगा, वो अपने साथ हो सकता है, मतलब अपने ट्रैक पे जा सकते हैं अपने। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये वीडियो क्लास भी है तो इसमें हम एक बार जल्दी से पहले एक बार टॉपिक हल्का सा जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि बिजनेस स्टडीज का सिलेबस में क्या क्या कंप्राइज करता है। ठीक है, उसके बाद अपने सबसे पहला चैप्टर में चलेंगे और सबसे पहला चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सबसे पहला चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स अपने को कवर करना है, और जैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एग्जाम के पैटर्न पे उसी तरह से पढ़ेंगे। यानी ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना है, और ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उससे अपने ज़्यादा वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ताकि बिना बेफजूल का हमारे ऊपर बर्डन ना आ जाए और सिलेबस वास्ट नहीं लगने लगे। जितना हो सके छोटा सिलेबस करके अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसको अपने पढ़ेंगे क्या, दो पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में देखते हैं क्या क्या चैप्टर अपने को पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला मिलेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर अपने को मिलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा चैप्टर अपने को मिलेगा बिजनेस इन्वायरमेंट। और चौथा चैप्टर जो है 4, 5, 6, 7, 8, पार्ट ए में टोटल 8 चैप्टर है। तो चौथा से लेके जो चैप्टर चालू होगा 4, 5, 6, 7, 8, मैंने ऑलरेडी डेमो क्लास में भी डिस्कस किया था और इसमें भी बता रहा हूं कि जो फोर्थ चैप्टर से जो जितना भी चैप्टर्स मिलेंगे नंबर 4 से, वो सारे के सारे क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होंगे। मतलब मैनेजमेंट का 5 फंक्शंस है, तो पांचों फंक्शंस को एक एक चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। क्या क्या, इसीलिए मैं एक एक लाइन छोड़ के लिखा, क्योंकि ये थोड़ा अलग चैप्टर हो जाता है, और ये सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा चीज मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और ये सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ये जो जितना भी मैं लिख रहा हूं ये सारे के सारे चैप्टर्स सीरियल वाइज हैं, क्योंकि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसका यही सीरियल है। सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर स्टाफिंग आता है, फिर डायरेक्टिंग, और फिर कंट्रोलिंग आता है। तो इसी लाइन वाइज चलेंगे और यही सीरियल है फंक्शंस का भी। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये जो चैप्टर 1 है, यहाँ पे एक बार अपने काम करते हैं, यहाँ पे एक बार एक सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का जो है उसमें 5 क्वेश्चंस इनटू 1 मार्क्स ईच। 5 क्वेश्चंस आएंगे एक एक मार्क्स करके, 5 मार्क्स का। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में है 1 क्वेश्चन इनटू 1 मार्क्स इज इक्वल टू 1,
और 1 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स दैट इज इक्वल टू 4। टोटल हो गए 5 मार्क्स यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 में अगर देखा जाए तो यहाँ भी सेम है, 1 इंटू 1 मार्क्स इज इक्वल टू 1 और 1 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स इज इक्वल टू 4। टोटल यहाँ पे भी 5। तो अपने 3 चैप्टर में 15 मार्क्स कवर कर लिए। प्लानिंग में इसका सारा का सारा पैटर्न एकदम सेम है, 2 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स 2 और 1 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स दैट इज इक्वल टू 4। टोटल 6 मार्क्स हर एक चैप्टर से, एकदम सेम कॉम्बिनेशन। ठीक है, एकदम सेम कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी सेम है, एक मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। इसका भी सेम है 5-5 और इन पांचों का भी सेम है, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स करके आएगा 2 मार्क्स और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स करके आएगा 4 मार्क्स। टोटल 6 मार्क्स का ये पांचों। तो यहाँ पे अगर अपने काउंट करें तो यहाँ पे 6 5 जा 30, 35 40 एंड 45, यानी सेक्शन ए से हम लोग 45 मार्क्स का कवर करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए से अपने 45 मार्क्स का कवर कर लेंगे। ओके, अब सेक्शन बी में एक बार आते हैं। सेक्शन बी थोड़ा क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो जाएगा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 10 है फाइनेंशियल मार्केट्स। चैप्टर नंबर 11 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 12 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, ओके, एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख लें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 1 मार्क्स करके दैट इज 4 और 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको 6 मार्क्स करके दैट इज 6, यानी टोटल 10 मार्क्स। टोटल 10 मार्क्स। फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1 मार्क्स करके और 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको 4 मार्क्स करके दैट इज 4 मार्क्स। टोटल हो गया ये 8 मार्क्स। इसका पेपर पैटर्न में अपने जैसे डिस्कस किए थे वो एक बार बाद में डिस्कस करेंगे फिर से। ठीक है, फिलहाल अपने एक बार सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है, 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1 मार्क्स करके 6 और 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा ब्रॉड 6 मार्क्स करके दैट इज 6, यानी टोटल 12 मार्क्स। यानी अगर पार्ट बी से देखा जाए तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर देखें तो ये सेम टू सेम चैप्टर नंबर 1 का कॉपी पेस्ट है, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स करके टोटल हो गया 5। एकदम चैप्टर 1 का कॉपी पेस्ट पैटर्न के हिसाब से 5 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स दैट इज 5। तो यहाँ पे भी अगर अपने देखे तो 12 8 20 10 30 और 35 यहाँ पे, यानी यहाँ पे 35 मार्क्स कवर हो गया। यानी टोटल अपने कितना कवर कर लिए, 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स प्रोजेक्ट, प्लस 20 मार्क्स प्रोजेक्ट अपने कवर किए। तो ये एक क्वेश्चन पैटर्न बन के आता है, मतलब एक सिलेबस के हिसाब से बन के आता है जो अपने बीएसटीडी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि अपने पहले ही कहे थे चैप्टर नंबर 1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है, शॉर्ट और एमसीक्यू आने वाला है, तो इसीलिए अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हर एक लंबे लंबे क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसमें से कोई फायदा नहीं है। जहां से क्वेश्चन आएगा वहां पे हम तुमको बता देंगे कि कहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है वो सब हमने डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, सारा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है। उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से
क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इस चैप्टर को हम कम से कम 3 क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं होने वाला है, छोटा छोटा क्लास में 2-3 क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। अगर पॉसिबल हो तो 2 ही क्लास में खत्म कर देंगे, नहीं तो 3 क्लास में अपने खत्म कर देंगे, ताकि छोटा छोटा वीडियो रहे और तुरंत तुरंत टॉपिक खत्म हो जाए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को अपनी जिंदगी से कैसे जोड़े, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे वीडियो है। ठीक है, CMA फ्रीडम चैनल का नाम है। जो लोग नया ये वीडियो देख रहा है वो लोग जाके सब्सक्राइब करके वो लोग चैनल देख सकता है। वहाँ पे मैनेजमेंट को जिंदगी से कैसे जोड़े, ठीक है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, वो एक वीडियो बना के मैंने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, वो सबके लिए ओपन है, सब कोई देख सकता है। ठीक है, तो ये सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। सबसे पहला चीज स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। इसको अपने पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि पॉइंट वाइज पढ़ने से सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन तो बड़ा वाला आ नहीं रहा है। तो बड़ा वाला नहीं आने से क्या होगा कि अपने को सब छोटा क्वेश्चन ही याद करना है। तो इसीलिए हम पॉइंट वाइज बना दे रहे हैं, ताकि छोटा क्वेश्चन जो चैप्टर जिसमें से छोटा क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से अगर हम लोग खाली पॉइंट वाइज रिमेंबर कर लेंगे कि हाँ पॉइंट नंबर 1 ये था, पॉइंट नंबर 2 ये था, पॉइंट नंबर 3 ये था, तो क्या होगा, अपनी को चीज आसान हो जाएगा। मतलब चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, वो भी 1 2 3 4 ऐसे करके, उसके अंदर क्या लिखा वो एक बार पढ़ लेना है। तो इससे चैप्टर पूरा 5 मार्क्स तो आराम से कवर हो जाएगा। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज 0, ये कहावत मैंने एक बार डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो यहां पे अपने क्या लिखेंगे, दिस depicts द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। कि अगर किसी भी चीज से अपने मैनेजमेंट निकाल देते हैं, तो वो 0 के बराबर ही है। क्योंकि आजकल के लाइफ में, आजकल के वर्ल्ड में, आज पूरा दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैनेजमेंट के बिना ना चलता हो। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बंदा था, उसका नाम था राजू। वो एक कंपनी में काम करता था। तो वो कंपनी में जब काम करता था तो वो काफी सालों से काम कर रहा है, और अपने जो काम है उसके प्रति काफी वो मेहनत करता है, और काफी वो डिसिप्लिन रहता है। वो सबसे पहले ऑफिस में आता है और सबके जाने के बाद भी ऑफिस से जाता है। ठीक है, तो काफी सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक ही पोस्ट पे काम करने के बाद वो अपने सीनियर के पास गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, तो क्या हुआ, उसकी एक कंपनी में एक पोस्ट खाली था सीनियर मैनेजर के हिसाब से का। ठीक है, ये उसका बॉस है, ये राजू है, और ये सीनियर मैनेजर का पोस्ट था। ठीक है, तो ये मान लो श्याम को मिल गया। जब वो आया तो देखा कि श्याम सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे आ गया। तो राजू अपने बॉस को जाके बोलता है, बॉस एक बात बताइए, मैं तो सबसे अच्छा एम्प्लॉय हूं इस कंपनी का, सबसे पहले आता हूं, सबके बाद जाता हूं, तो ये सीनियर मैनेजर का पोस्ट मेरे को क्यों नहीं मिला, और जो कि नया आया है काफी दिनों से नहीं हुए, काफी दिन भी नहीं हुए उसके, तो मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं तो सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं। तो उसके बॉस ने बोला, देखो राजू, सिर्फ मेहनत करना और टाइम से पहले आना और टाइम के बाद जाना, सिर्फ यही एक चीज नहीं है जिससे कि तुमको प्रमोशन दिया जाए। मतलब सर मैंने MBA किया है, वो भी एक टॉप के कॉलेज से। मतलब देखो राजू, सिर्फ डिग्री लेना, MBA करना किसी अच्छे कॉलेज से, ये भी एक निशानी नहीं है कि तुमको किसी भी चीज से, किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाए या तुमको प्रमोशन दिया जाए। तो राजू बोलता है, उनके बॉस बोलते हैं कि राजू देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है, वो है मैनेजमेंट। वो है मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स, या मैनेजमेंट किसी भी चीज का मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर हुआ, या तो मैनेजमेंट ऑफ कोई भी वर्क हुआ, किसी भी ऑफिस का कोई भी वर्क हुआ,
आपने कभी ठीक से उसे मैनेज नहीं किया, आप बस खुद पे भरोसा करते थे कि हाँ मैं एकदम काम के टाइम से पहले जाता हूँ, सबके जाने के बाद घर जाता हूँ वापस, तो हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप मेहनत तो कर रहे हैं, वो ठीक है, जहाँ पे आप हो वहां पे ही आप रह जाओगे, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करते हो अपने जॉब में या फिर अपने लाइफ में, तो फिर आपको प्रमोशन का कोई भी, ग्रोथ का कोई भी चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर अपने कोई भी चीज में मैनेजमेंट निकाल देते हैं तो भैया मैनेजमेंट, फिर वो चीज जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यही बताता है कि दिस डिपिक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट को अगर हम लोग दो नजरिए से देखते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स ए, सबसे पहले हम लोग जो पहले से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो पहले से चलता आ रहा है। तो भैया पहले से हम लोग ये जानते आए हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी अगर हम किसी दूसरे से अपना काम करवाने में सक्षम हैं तो हम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। यही पहले का जमाना में यही कॉन्सेप्ट चलते आया है। ठीक है, कि अगर हम अपना काम दूसरे से करवा पा रहे हैं तो हम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, दूसरे से ही अपना काम करवाते हैं घर का, कि हाँ चलो बड़े बुजुर्ग तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी एक पूरा अच्छे से मैनेज हो सके कोई भी, तो वो लोग अपने एक टीम को जुगाड़ लेते हैं कि हाँ घर का इतना है, कोई ना कोई बेटा है फॉर एग्जाम्पल, या उसके दोस्त होते हैं, तो वो सब कोई एक साथ जुट जाते हैं और उसको काम को खत्म करते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हाँ मैनेजमेंट सब हो जा रहा है और अच्छे से हो जा रहा है, उसी को अपने मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अपना काम दूसरे से करवाना, ये था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पहले के जमाने में होता था, लेकिन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एक समय तक चला और उसके बाद फेल हो गया। ठीक है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या ड्रॉबैक्स है इसको हम लिखवा नहीं रहे क्योंकि ये कभी पूछेगा नहीं, हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि क्या ड्रॉबैक्स था। सबसे पहले ड्रॉबैक्स ये था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का कि एक मैनेजर को क्या फंक्शन करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वो ये नहीं बताता था। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये नहीं बता पाता था कि एक मैनेजमेंट को करना क्या है ताकि वो रिजल्ट ला सके दूसरे से। ठीक है, बस चलता है, चलने दो। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपना काम दूसरे से करवा रहे हैं, हो रहा है, ठीक है, लेकिन उससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं वो ये नहीं पता, काम कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू का। ठीक है, जो मैनेजमेंट के बारे में पहले हम लोग सोचते थे, क्योंकि ये मॉडर्न जमाना आ गया है, ये ट्रेडिशनल नहीं रहा। ठीक है, ये मॉडर्न जमाना आ गया, यहाँ पे पहले वाला चीज कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या था कि ये सिर्फ क्या होता था कि किसी भी कंपनी में अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का काम क्या था कि मेरा काम पूरा हो जाए कैसे भी। ठीक है, जैसे होता ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो एक मूवी आया था जय हो, तो जय हो मूवी में क्या एक गाना था, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम हो गया ना, बाकी किसका क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है वो अपने को नहीं देखना है। तो यही एक और ड्रॉबैक था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या था, अपना काम हो जाता है, अपना काम दूसरे से करवा लो, लेकिन सामने वाला का क्या नीड है, वर्कर्स जो मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका क्या नीड है वो तो मेरे को नहीं पता ना, तो वो यहाँ पे इग्नोर कर देता था, उस पे कभी ध्यान ही नहीं देता था। इसीलिए ये ड्रॉबैक था और इसीलिए ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैनेजमेंट के बारे में है वो एक समय तक आके रुक गया। ठीक है, ओके, तीसरा ड्रॉबैक क्या था, तीसरा ड्रॉबैक ये था कि भैया जो इम्प्लॉयज थे, ठीक है, इम्प्लॉयज वर्कर्स, जो हम अभी वर्कर्स के बारे में बात की, वर्कर्स मतलब क्या, जो लेबर वगैरह होते, एक होते इम्प्लॉयज जो सैलरी पाते हैं और वर्कर्स वेजेस पाते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है वर्कर्स और इम्प्लॉयज में।
तो एम्प्लॉयज आर मियरली ट्रीटेड एज मीन्स फॉर गेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, एम्प्लॉय को क्या बोलते थे कि तुमको कैसे भी ये काम पूरा करना है, जैसे तुम्हारा कॉल सेंटर वगैरह में होता है। अगर किसी के फैमिली में कोई भी रिलेशन में कॉल सेंटर में काम करते हैं या फिर किसी और कंपनी में जो कॉल सेंटर की तरह ही होता है, तो देखना उन लोग को एक टारगेट दिया जाता है कि तुम ये टारगेट पूरा करो तभी तुमको इंसेंटिव मिलेगा, अगर ये टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो तुमको सैलरी कट हो जाएगा या कम सैलरी मिलेगा, इस तरह से होता है। तो एम्प्लॉयज लोग भी ऐसे ही ट्रीट होते थे कि मतलब मैनेजमेंट करना मतलब क्या कि भैया बस हमको काम करने से मतलब है, काम को पूरा करो, काम नहीं पूरा होगा तुमको सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी कट जाएगा, ठीक है, पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है, या तुमको प्रमोशन नहीं देंगे, तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरीके से वो लोग सिर्फ एम्प्लॉयज को ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो ये तीन ड्रॉबैक था ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू का, इसलिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चला नहीं। जब ये चला नहीं तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको क्या नाम दिया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न जमाना है तो भैया मॉडर्न कॉन्सेप्ट का एक डेफिनेशन दीजिए। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये वैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट का तो काफी सारा डेफिनेशन है, 3-4 ऑथर लोग डेफिनेशन दिए हैं, तुमको जब बुक मिलेगा या फिर जब बुक आएगा तुम्हारे पास तुम उसमें देखना। लेकिन एक है, एक दो हम बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका ऑथर के साथ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ लेता है कि हाँ ये जो डेफिनेशन है ये कौन बोला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑथर वाइज एक बार लिख देते हैं, 2 ऑथर का नाम लेते हैं, ठीक है, 2 ऑथर लेते हैं और 2 ऑथर के बारे में लिख देते हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ knowing exactly what you want your men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। ठीक है, इसका मतलब क्या है सुनो। मॉडर्न जब कॉन्सेप्ट आया, पहले ट्रेडिशनल क्या बोला कि अपना काम दूसरे से करवा लो, मैनेजमेंट हो गया। लेकिन जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया तो ये बोलता है कि सबसे पहले मैनेजमेंट के थ्रू हमको ये जानना जरूरी है कि हमको अपने आदमी लोगों से करवाना क्या क्या है। ठीक है, अपने आदमी लोगों से करवाना क्या क्या है। जैसे अभी जब हम पहले जो पॉइंट डिस्कस किए थे कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्यों फेल हो गया था, जो पहला पॉइंट बोले थे कि वो अपने मैनेजर को बता ही नहीं पाता कि कौन कौन सा फंक्शंस करना है या करवाना है ताकि वहां से रिजल्ट मिले। तो उसी को इम्प्रूव करते हुए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये डेफिनेशन लाया कि सबसे पहले ये जानो, इट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, मतलब हम क्या चाहते हैं जो अपने आदमी लोग से करवाएं, यू आर मेंट टू डू। और उसके बाद ये भी देखें कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और चीप भी, मतलब एकदम सस्ता तरीका, ठीक है, ये कर रहे हैं। तो यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करते हुए, जिनका नाम था जेम्स एल लुडनी, जेम्स एल लुडनी, ठीक है, यही इस डेफिनेशन को लाए कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और एक जिनके बारे में आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ये बहुत ही फेमस इंसान है, इनके बारे में हम बताएंगे। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं और समझा देते हैं। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन of all resources through the process of planning,
ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। भैया 5 फंक्शन था, आप 4 ही लिखे हैं। बता रहे सब बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू अटेन या अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, नाम लिखते हैं, पहले समझ लो। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए तो फिर क्या बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई चीज का सब्जी तैयार करना है, डिश तैयार करना है, तो उस डिश में बनाने के लिए, उस डिश को बनाने के लिए जो जो चीज जिस जिस मात्रे में चाहिए, अगर वही मात्रा मेरे को मिल जाए और मैं उसी मात्रा से वो डिश तैयार कर दूं तो क्या बात हो जाएगा। मतलब एकदम स्वादिष्ट और एकदम बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम लोग कोई चीज बनाते हैं तो कभी नमक ज्यादा हो गया, तो कभी नमक कम हो गया, तो कभी ये ज्यादा हो जाता है, तो चलो एडजस्ट करके थोड़ा बहुत खा ही देते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा डिश का हमको रेसिपी मिल जाए और वो उसी मात्रा में मेरे को सारा चीज मिल जाए, सारा चीज कोऑर्डिनेट हो जाए आपस में कि जितना जो चाहिए वही डल गया मेरे हाथ से, तो फिर तो भैया क्या बात हो जाएगा। नहीं, तो वही बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जिससे हम काम करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग क्यों नहीं, स्टाफिंग रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको रिसोर्सेज को कंबाइन करने के लिए ये 4 फंक्शन चाहिए होगा। प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको सीधी डायरेक्शन में, मतलब सही डायरेक्शन में ले जाना है, और फिर उसके ऊपर कंट्रोल करते रहना है। मतलब देखा जाना है कि मेरे हाथ से कोई भी निकल ना जाए, या फिर जो चीज हम बोले हैं वो उससे ज्यादा या कम इस्तेमाल ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे कंट्रोलिंग तब। ठीक है, तो स्टाफिंग को सेपरेट रखा गया है। स्टाफिंग सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में है। ठीक है, उसको अभी रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेशन करने के लिए वो काम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जो मेरे को ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, जो मेरा लक्ष्य है, ठीक है, उसको अटेन करने के लिए हम ये करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेशन दिया था महान हस्ती फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। इनका शॉर्ट फॉर्म फेमस है FW टेलर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म से जाने जाते हैं FW टेलर के नाम से। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। ये है एक छोटा सा चीज जो जानना जरूरी है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस या व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी पूछ देता कभी कभी। ओके, तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले डिफरेंस समझो क्या होता है। इफेक्टिवनेस का जब हम बात करते हैं और हम एफिशिएंसी का बात करते हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इफेक्टिवनेस का मतलब पहले समझ कि अगर कोई बंदा या कोई भी चीज टाइम पे खत्म हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कि ये इफेक्टिव रहा, इसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं। कोई भी चीज अगर टाइम पे खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। और कोई भी चीज अगर टाइम पे खत्म हो जाता है, वो भी बहुत सही से, यानी बहुत ही कम खर्चे में, ठीक है, और कोई भी चीज वेस्ट ना हुआ, तो उसे हम लोग बोल देंगे एफिशिएंसी। मतलब वो चीज एफिशिएंट है या वो बंदा बहुत एफिशिएंट है। इसका एग्जाम्पल लेंगे और समझ में आ जाएगा। आटा है 20 रुपए किलो, ₹20 पर केजी। ठीक है, दोनों केस में, मतलब एक ही एग्जाम्पल दोनों केस में लागू कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके। राजू आया यहाँ पे
और यहाँ पे राम आया। इन लोग को बोला गया मैं दोनों को 5-5 केजी आटा देता हूं। दोनों को 5-5 केजी आटा देता हूं, ठीक है। तुम्हारे पास पूरा 5 केजी है, ठीक है। टारगेट, मैं तुमको टारगेट दे रहा हूं 50 रोटी का, या फिर मान लो 150 रोटी का, चलो टारगेट 150 रोटी, ठीक है। और हम तुमको एक चीज बता देते हैं कि 1 केजी आटा में 1 केजी आटा में 40 रोटी बन जाता है। 1 केजी आटा इज इक्वल टू 40 रोटी, ठीक है। ये टारगेट दे दिए। अब बोलेंगे समय चालू, ठीक है। टाइम भी दे देते हैं 4 आवर्स, इसके लिए भी टाइम 4 आवर्स आया। अब स्टार्ट किया उन दोनों ने काम, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो हम ये देखें, ठीक है। जब फाइनल रिजल्ट आया तो हम ये देखें कि राजू 4 घंटे में काम खत्म कर दिया, 150 रोटी बना लिया, ठीक है। 150 रोटी बना लिया, और इसने आटा जो है वो इस्तेमाल किया 4 केजी, ठीक है। जब राम का रिजल्ट आया तो 3 घंटे 45 मिनट में काम किया, या फिर इसको 4 घंटा ही करते हैं, दोनों ने 4 घंटे ही में काम किया। 150 रोटी बनाया, ठीक है। 150 रोटी बना दिया, और फॉर एग्जाम्पल 3.5 केजी आटा यूज किया। आई होप तुमको अभी एग्जाम्पल को देखते हुए ही इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ रहा होगा सबको, कि इफेक्टिवनेस क्या, कि जब राजू को रिजल्ट आया तो राजू को बोले राजू तुम इफेक्टिव हो, बट नॉट एफिशिएंट। जब राम का रिजल्ट आया बोलता है तुम इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। क्यों? इफेक्टिवनेस बोलता है कि अगर कोई बंदा टाइम पे काम खत्म कर लेता है तो आप इफेक्टिव है। मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट से। एंड में क्या होता है, क्या तुमने 4 घंटे में 150 रोटी बनाया, क्या बना दिया सर, तुम इफेक्टिव हो, ठीक है। इसको मतलब है कि बस काम खत्म होना चाहिए। लेकिन जब हम एफिशिएंसी का बात करते हैं तो एफिशिएंसी में हम ये देखते हैं कि क्या तुमने टाइम पे सही से काम खत्म किया, सर बिल्कुल खत्म किए। और हम ये भी देखते हैं कि टाइम पे काम खत्म करते हुए भी क्या तुमने कुछ कॉस्ट या रिसोर्सेस बचा लिया, जी सर बिल्कुल बचा लिए। क्योंकि अगर 1 केजी आटा में 40 रोटी बनता है तो 3 में 120 बनेगा, 4 में 160 बनेगा, ठीक है। 4 में 160 बनेगा, और 3 केजी 750 ग्राम में 150 बनेगा। लेकिन मैंने आपके यहाँ पे 3.5 केजी इस्तेमाल करके, जिसमें 140 बनता, हम 150 बना दिए। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट भी कम लग गया। यहाँ तो कॉस्ट कम नहीं लगा, यहाँ तो 40 रोटी ये बनाया 4 केजी में, तो 160 की जगह जहाँ बनना चाहिए था वो 150 ही बनाया, यानी 10 केजी
का जो 10 रोटी का जो आटा था, यानी तुम्हारा 250 ग्राम आटा वेस्ट कर दिया वो। और यहाँ पे ये 250 ग्राम आटा बचा भी लिया, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं किया, टाइमली काम भी खत्म कर दिया, तो भैया आप इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, मतलब कॉस्ट बचे, रिसोर्सेज यूज हो। यही 250 ग्राम आटा हम क्या करेंगे, और जब नेक्स्ट काम करेंगे तो और नेक्स्ट 10 ठो रोटी बनने में काम आएगा, अभी तो मेरा बचा। तो इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो एक बार बुक में आते हैं, बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखो, इफेक्टिवनेस इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। टाइम पे काम खत्म हुआ तो इफेक्टिव। इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो इसको बोलेंगे एफिशिएंसी। इट इज कंसर्न्ड विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, एंड में रिजल्ट आ गया, काम खत्म। इट इज कंसर्न्ड विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमको कॉस्ट बचाना है, अगर हम कॉस्ट बचा पा रहे हैं तो हम एफिशिएंट हैं। दैट इज यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स। इफेक्टिवनेस इट इज मल्टी डायमेंशनल, क्यों, क्योंकि बहुत सारा चीज अपने अंदर लेता है, कंसीडर करता है। क्या क्या, इट इज कंसर्न विद सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा। कैसे, बहुत सारे बिजनेस लोग चाहते हैं कि मेरा काम खत्म हो जाए, ठीक है, टाइमली खत्म हो जाए, इस टाइम के अंदर अंदर मेरे को मिल जाए, ठीक है, जो काम हम खत्म करने बोले थे वो अच्छे से खत्म हो जाए, ठीक है, हमको ये नहीं चाहिए मेरा कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है तो कोई बात नहीं है। तो वही इफेक्टिवनेस है। मल्टी डायमेंशन मतलब बहुत सारे आदमी लोग को कंसीडर करके चलता है, लेकिन एफिशिएंसी में क्या है, ये यूनी मतलब होता है वन, इट इज यूनी डायमेंशनल इन नेचर। मतलब इसको क्या मतलब है कि हमको अपना रिसोर्सेज बचाना है। इट इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ओनली, रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करो, बस यही मेरा मकसद है, इसी को हम एफिशिएंसी बोल देंगे। आया, आई होप आया समझ में। ठीक है, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आओ, टॉपिक नंबर कौन सा चल रहा था, 4, 3 खत्म हो गया था, अब चलेंगे हम तो टॉपिक नंबर 4 पे। एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बड़ा क्वेश्चन है, काफी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, लेकिन अपने क्या करेंगे, साहब पूरा चीज नहीं पढ़ेंगे, बस हल्का हल्का नाम जानेंगे और उसके बारे में क्या है वो जान के निकल जाएंगे, ताकि तुम लोग को कम से कम 2-3 नाम भी याद होगा, तो तुम लोग कभी भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 1 कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिख ही देगा 1 मार्क्स के लिए। हो सकता है बोल दे मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, 1 मार्क्स के लिए, आधा मार्क्स का, तो तुम लोग लिख सकता है। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सिंपल सी बात में अगर करें तो भैया मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है, मतलब हमको मैनेजमेंट तभी करना है, मतलब मैनेजमेंट का यही मकसद है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका कोई लक्ष्य है, उसका कोई गोल है, तो वो गोल को हम प्राप्त करने के लिए, वो गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करेंगे अच्छे से, तो इसीलिए वो गोल को लेके चलता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, गोल को लेते हुए चलेगा। सेकंड, मैनेजमेंट इज परवेजिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव एंड यूनिवर्सल। ये तुमको बार बार सुनने को मिलेगा, ये तुमको बहुत बार चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर में सुनने को मिलेगा बहुत बार। ठीक है, कि मैनेजमेंट इज परवेजिव, और परवेजिव वर्ड तो सुनने को मिलेगा, और मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज का हो, वो कोई भी बिजनेस करता हो, वहां पे मैनेजमेंट लगना ही लगना है, ऑल परवेजिव एंड यूनिवर्सल। और परवेसिव मतलब कोई भी मैनेजमेंट का कितना भी लेवल हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन का
हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, ठीक है, ये सब चैरिटेबल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लगना ही लगना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, किसी भी तरह में लागू हो जाएगा और यूनिवर्सल है, सब जगह एप्लीकेबल होगा। तीसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मतलब इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, मतलब इसके अलग अलग एरियाज है या अलग अलग ये फील्ड के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। मतलब अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ है, अलग अलग चीजों को ये देखता है। क्या क्या है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, नेम एनी टू डायमेंशन। है इसके टोटल 3 डायमेंशन, लेकिन कभी कभी 2 डायमेंशन पूछ लेता है 1 मार्क से क्वेश्चन में। तो इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं? सबसे पहला ए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा हमको जॉब्स परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसी जॉब्स का अगर हम पूरे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल में क्या क्या, स्कूल में या फिर कोई मान लो हॉस्पिटल में या फिर किसी भी चीज में कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन पकड़ ले, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज चाहिए, जैसे फॉर स्कूल में क्या क्या चीज चाहिए होगा, मेरे को बहुत सारे वर्क होंगे, बच्चे आएंगे एडमिशन लेंगे, एडमिशन का एक ध्यान रखना है, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद उनके फीस कार्ड, एडमिशन का जो वो फीस बुक होता है वो देना है उनको, बुक का पूरा डिटेल देना है कि कौन कौन सा बुक लेना है। उनके पास बुक आ जाएगा, कितना तारीख को स्कूल चालू हो रहा है, स्कूल में आना है सबको, टीचर्स पढ़ाएंगे, टेस्ट लेना है, इंटरवल पे एग्जाम्स भी होंगे, एग्जाम का पेपर चेक करना है, ठीक है। काफ़ी सारा वर्क होता है एक दिन में। टिफिन होता है तो टिफिन में सारे बच्चे लोगों को लाइन से ले जाना है, ठीक है। कोई बच्चे बदमाशी ना करे, किसी का खेलते खेलते हाथ में चोट वोट ना लग जाए, ठीक है। तो सारे चीज़ देखने के लिए उसमें आदमी रखे हुए हैं। तो ये पूरा वर्क का पूरा एक मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर हम लोग ठीक से मैनेजमेंट ना करें तो पता चला कि भैया स्कूल एक पीरियड हुआ, बच्चा अपना बैग उठाया और चल दिया, 2 पीरियड हुआ, फिर उसके बाद एक बच्चा घुस रहा है कि चलो आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से सारे वर्क का हमको मैनेजमेंट भी करना होता है, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इतना सारा आदमी लोग काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और मैनेजमेंट का तो मकसद ही है कि भैया काम करवाना किससे, पीपल के थ्रू, मतलब डन थ्रू अदर्स। अदर्स में कौन होता है, ये कोई नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी है, तो लिविंग है, मतलब आदमी लोग ही तो करेंगे। तो उन आदमी लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भैया उन लोगों के लिए जो भी नीड्स है, जो भी उन लोग कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कोई भी बैकग्राउंड हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ठीक है, उन लोगों को भी अच्छे से मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ताकि उन लोगों को ये हो सके कि वो लोग, अगर हम लोग उन लोग को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिए कि भैया देखो ये काम करोगे तो कल के दिन तुमको ये मिल जाएगा, अच्छे सैलरी मिलेगा। तो हम लोग को इस तरीके से करना है कि उन लोग का फोकस पूरा का पूरा जो भी मेरा मकसद है उसको प्राप्त करने में वो लोग लगे, ठीक है। जैसे होता है ना कि अपने ऑब्जेक्टिव को, मेन अपने क्या है ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो उसी गोल को अचीव करने के लिए हम उस लोगों को मोटिवेट करेंगे और उन लोग को सही दिशा दिखाएंगे कि हाँ तुम लोग को इस तरीके से काम करना है। तो इसको बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तीसरा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये 3 डायमेंशन है, तो इन तीनों डायमेंशन को तुमको याद करना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अब ऑपरेशंस क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑब्वियस बात है कि जब हम लोग कोई भी एक काम करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है। तो उसी प्रोसेस को समझ लो एक तरह का ऑपरेशन का नाम दे दिए। फॉर एग्जांपल क्या, कि अगर मान लो हम एक कोई गुड्स बनाते हैं, ठीक है, कोई एक सामान बनाते हैं, तो सामान का भी तो एक ऑपरेशन का एक प्रोसेस होता है ना। कि जैसे सामान में सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग इनपुट को लाते हैं, ठीक है, इनपुट बाई करते हैं, बाई करने के बाद क्या होता है उसको कन्वर्ट करते हैं, किसमें, इनटू सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है, सेमी फिनिश गुड्स, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में।
मतलब सबसे पहले इनपुट लाए, मशीन में डालें, अगर उस पे उसके ऊपर काम चल रहा है तो जो काम चलता है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं। मतलब ये आधा कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसे जैसे वो मशीन चलेगा, उसके ऊपर काम होगा, वो धीरे धीरे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को तो ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसका भी मैनेजमेंट करना, इसका भी ऑपरेशन, ये भी एक तरह का क्या है, ऑपरेशन है। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ये देखते हैं कि भैया कहीं पे मैनेज इनपुट को बाई करने में कोई गड़बड़ ना हो जाए, या इसको मशीन में जब चल रहा है तो वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, या जब फिनिश गुड्स बन के निकला तो उसको अच्छे से स्टोर कर दे रहे हैं कोई, ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो जाए। तो सारा चीज़ मैनेजमेंट के ऊपर ही टिका हुआ है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी काम नहीं चल सकता, ठीक है। चौथा क्या है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। 5 डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। कोई भी एक 5 डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, 5 या 6 डिस्कस करेंगे, उससे बेसी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, ऐसे नहीं है कि एक बार मैनेजमेंट कर लिए और चुपचाप बैठ गए, कंपनी चल जाएगा, नहीं। मैनेजमेंट को लगातार करना पड़ता है। जो भी उसका फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जो भी मैनेजमेंट का फंक्शंस है उसको लगातार करना है। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आज प्लानिंग कर लिए, तो ये नहीं इसका मतलब है कि भैया एक बार प्लान बना लिए तो वो प्लान सक्सेस ही हो जाएगा और हमेशा के लिए चल जाएगा, नहीं। सिचुएशन के हिसाब से आपको को प्लान चेंज भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। तो ये सारे फंक्शंस के जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, पी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इसका जो भी फीचर्स वगैरह होगा वो अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसलिए हम सारा चीज़ का फीचर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग के बारे में हल्का सा बता दिए, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूस करना पड़ता है। फिर मैनेजमेंट क्या है, इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, ये एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को बाहर के जो भी सिचुएशन में है, या कोई भी एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, वो अपने आप को वो ढाल लेता है। आई थिंक सो ये आशुतोष को हम बताए हुए थे कि डायनेमिक का मतलब पूछा था कि भैया डायनेमिक फंक्शन मतलब क्या हुआ। तो हम डायनेमिक का मतलब हम डेमो क्लास का कोई एक वीडियो के लास्ट में बताए थे कि डायनेमिक मतलब क्या होता है कि जो भी एक बाहर का कोई एक फैक्टर हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर वो अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को संभाल लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। होता है ना कि हम लोग चेंज के साथ चेंज होना पड़ता है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ विद द चेंजेस हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, या आउटसाइड एनी ऑर्गेनाइजेशन और इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जो अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है, समय के साथ या परिस्थिति के साथ। लास्ट हम लोग कर रहे हैं इसमें, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, जो नहीं दिखे हमको, हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते उसको। तो वही बात है कि अगर मान ले तुम कोई शादी है तुम्हारे घर पे, तुम्हारी शादी के घर पर तुम किसी को जिम्मेदारी दे दी कि देखो भाई ये सब चीज अच्छे से हो जाना चाहिए, और तुम जब सब शादी वगैरह खत्म हुआ, तुम देखा कि अरे वाह बहुत अच्छे तरीके से शादी हो गया, एकदम सारा चीज निपट गया, एकदम शांति से सारा चीज हो गया। तो कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, भैया मैनेजमेंट की वजह से तो हुआ। अगर मैनेजमेंट ना होता तो आपका पूरा चीज इधर उधर बिखरा हुआ होता, कोई भी ढंग से कोई मेहमान को वेलकम नहीं करता, मेहमान खुश नहीं होते तो ऐसे ही भाग के चले जाते, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, वो मैनेजमेंट ही काम आया। हमको फील नहीं हुआ, वो हम टच नहीं कर पाए कि हाँ तुम मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो दिखाएं, लेकिन वो क्या हुआ, वो सिर्फ दिखा मेरे को, हम महसूस किए उसको कि हाँ मैनेजमेंट हुआ है अच्छे से, तभी आज शादी भी अच्छे से हो गया, सारा फंक्शन वगैरह अच्छे से हो गया। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट इज विच कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मतलब उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो मौजूदगी है, वो हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बढ़ते हैं 5वां टॉपिक, और आज का इस क्लास का लास्ट टॉपिक, ठीक है। 5वां नंबर टॉपिक, जो अपने 4 कवर कर लिए थे, 5वां नंबर टॉपिक पे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। भैया ऑब्जेक्टिव्स है तो इसको भी पढ़ना है क्या, कि हाँ बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कभी कुछ भी पूछ लेता है कि मेंशन वन, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि
तीन ऑब्जेक्टिव्स होता है मैनेजमेंट का। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि उसका क्या मकसद है, ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, ठीक है। एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक, समाज के प्रति कुछ मेरा जिम्मेदारी है, वहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव है। और एक है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि मेंशन वन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या मेंशन टू पर्सनल ऑब्जेक्टिव या मेंशन टू सोशल ऑब्जेक्टिव, इस तरह से पूछ लेता है। तो अपने ज्यादा कुछ नहीं करते हुए सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और पॉइंट्स को एक बार फटाफट समझा देंगे। इसमें कोई पॉइंट वाइज नहीं है, बस पॉइंट ही लिखा हुआ है इसके अंदर। तो दो तीन टॉपिक, दो तीन पॉइंट करेंगे तो हमको लगता है काफी आराम से हो जाएगा, उससे बेसी करने का दरकार भी नहीं है, ठीक है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल में तीन है, तो ये तीनों कभी कभी पूछ देता है क्योंकि ये सिर्फ इसमें सिर्फ तीन ही है, ठीक है। क्या क्या? सर्वाइवल। मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो हम, मेरा यही मकसद होना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करा दे, मतलब मेरे वजह से ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे, ज़्यादा समय तक चले, लंबे समय तक चले, मार्केट में रहे, ठीक है, और अब मेरे को रेवेन्यू कमा के दे, ताकि मेरा जितना भी खर्चा होता है उस ऑपरेशन जो भी हम लोग करते हैं उसको कवर कर सके। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन क्यों चलाते हैं? मेन प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर मेरा बिजनेस ही जिंदा नहीं रहेगा तो प्रॉफिट कैसे आएगा, ठीक है। तो हम अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल के दिन मेरा ऑर्गेनाइजेशन और जिंदा ना रहे। तो इसीलिए मेरा कोई भी मैनेजमेंट करे तो उसका मेन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है किसके प्रति? ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कि उसको सरवाइव कराए, ठीक है, सर्वाइवल जरूरी है। दूसरा क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहला क्या था? सर्वाइवल, जिंदा रहे। भैया जिंदा रहेगा तो प्रॉफिट जरूर आएगा, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट जरूरी आएगा, लॉस भी तो आ सकता है भैया। हो सकता है कि हम ठीक से और भी चीज का मैनेजमेंट ना किए हो सकता है कि हम पूरे अच्छे तरीके से अपना खर्चा कवर ना कर पाए, उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं आया तो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसीलिए ये हर बार नहीं होता कि भैया प्रॉफिट ही आएगा। तो अपने को वो सारे चीज को अच्छे से मैनेज करना है जो हमको प्रॉफिट लाके देगा। मतलब जो जो चीज, जो जो एक्टिविटीज या जो जो चीज हमको प्रॉफिट लाके देगा उसको सबसे पहले हमको कंसिडर करना है और अच्छे से उसका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और इसमें अगर आपको रिस्क भी उठाना होगा तो आप जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे नो रिस्क नो गेन, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क उठाना जरूरी होता है कभी कभी। और लास्ट है क्या? ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट यानी सर्वाइव कराना, प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट अगर कमाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा कंपनी ग्रो होगा ही होगा। तो ये तीन मकसद होना चाहिए मैनेजमेंट का किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। सोशल, सोशल मतलब क्या? सामाजिक। अगर हम कोई भी चीज, अगर कोई भी आज बंदा सामाजिक के प्रति देखा, ठीक है, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है तो उसको समाज के प्रति क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले ये देखना चाहिए, दो तीन इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, कि भैया फॉर एग्जांपल जैसे हम जो सामान चाहिए बंदे को, जो हमारे मार्केट में कस्टमर्स घूम रहे हैं उनको सामान सही दाम पे मिले, हम ज़्यादा उन लोग को ठगे नहीं, अगर ठगेंगे तो कल हमारे पास वो आएंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सही दाम पे सामान मिले। उसके बाद तुम्हारा हम लोग इकोनॉमिक, अगर हम लोग कोई अच्छा काम करते तो क्या होता है? इकोनॉमी बढ़ता है। जैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़ते पढ़ते आए हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगा तो ही देश चलेगा। मतलब देश किसके, देश को इकोनॉमी बोलते हैं, मतलब एक कंट्री या कोई भी एक देश को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमी बोलते हैं। तो भैया इकोनॉमी कैसे चलता है? जब उसका कोई कोई भी अंदर का जो भी बिजनेसमैन लोग होता है वो लोग तरक्की करता है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग तरक्की करता है, उससे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमिक वेल्थ, मतलब कौन सा इकोनॉमी कितना बढ़िया है वो पता चलता है कि अंदर में क्या हो रहा है। मतलब उसके बिजनेसमैन लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, वो लोग किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग तरक्की कर रहे हैं तो देश तरक्की करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर कम्युनिटी जो होता है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं उन लोग को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देना, तो यही सब चीज है। अगर हमारे स्टाफ लोग हैं जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनको ट्रेनिंग देना, तो ये सब हमारे सोशल कार्य है, मतलब सामाजिक कार्य है, जो हम लोग पीपल को, जो हमारे देशवासी है या हमारे जो कम्युनिटी में रहते हैं अगल बगल, उनको देखना, तो उसी को बोलते हैं सोशल। तो सोशल में एक दो पॉइंट ही लिख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स और प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस।
अगर तुम कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है क्वालिटी का, तो ऐसा नहीं कि भैया अगर 15 रुपये लेना चाहिए तो तुम सीधा 50 रुपये ले रहा है, ऐसा नहीं। रीजनेबल प्राइस लो, 15 लेना चाहिए तो चलो 16 लो, 1 रुपये 2 रुपये प्रॉफिट कमाओ, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, ये दो अगर करेंगे तो हमको लगता है काफ़ी हो जाएगा, दो ही पूछ सकते, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब लास्ट पे आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब क्या कि भैया ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉय से भी थोड़ा रिलेटेड हो। एम्प्लॉय लोग, एक बात बता, एम्प्लॉय लोग क्या चाहेगा? अगर जैसे हम पहला में जो एग्जांपल दिए थे कि जो राजू था वो दिन रात काम करता था, किस लिए काम करता था? कुछ चाहता था कि हाँ भैया ऑर्गेनाइजेशन में इतना दिन से काम कर रहे हैं तो कभी भी अगर हमको बढ़ावा मिले, प्रमोशन मिले तो भाई हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम कंपनी के प्रति इतना ईमानदार हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले आते हैं, देर से जाते हैं, ठीक है, सब काम अपना पूरा करते हैं। तो एम्प्लॉय लोग ये सब काम करने के बाद क्या चाहता है? यही चाहता है ना कि भैया सैलरी अच्छे से मिले। आज मेरा सैलरी 20 है, कल के दिन 22 हो, 25 हो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा, हम जैसे जैसे आपके लिए काम करेंगे, आपको सर्विस देंगे, तो वैसे से मेरा सैलरी भी तो बढ़ना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव सैलरी। अगर हम इस पोस्ट पे है तो मेरा जो सामने वाला बंदा उसी पोस्ट पे है, 2 जन, तो उसको भी जितना सैलरी मिल रहा है मेरे को भी मिलना चाहिए। तो यही तो मेरा एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव हुआ। फिर उसके बाद क्या, पर्सनल ग्रोथ हुआ, यानी हमको और अच्छे से ट्रेनिंग मिले। आज अगर हमको जीएसटी है, कल के दिन कुछ और आ जाता है तो जीएसटी के बारे में तो ट्रेनिंग मिल चुका है, उसके बारे में भी ट्रेनिंग मिले ताकि हम सबसे आगे रहें, ठीक है। प्रमोशन हो, आज हम जूनियर मैनेजर है, कल सीनियर मैनेजर हो, कल परसों दिन डायरेक्टर का पोजीशन मिले, तो धीरे धीरे तरक्की होगा, तभी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा ना, ठीक है। और क्या हो सकता है, पीयर रिकॉग्निशन, ठीक है, एक वर्ड आता है पीयर रिकॉग्निशन, हम लिखते हैं पहले। कॉम्पिटिटिव सैलरी हो, इसमें 3 कर देंगे अपने, इसमें 3 ही कर लेंगे। बी, कॉम्पिटिटिव सैलरी हो, पर्सनल ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, और लास्ट में क्या हो, एक ठो पीयर रिकॉग्निशन। पीयर मतलब क्या होता है, भीड़। पीयर मतलब क्या होता है, एक तरह से भीड़, मतलब गैदर, यानी क्राउड ज्यादा हो। तो अगर मान लो क्राउड में तुमको अगर रिकॉग्निशन मिला, मतलब इतना सारे बंदे लोग काम कर रहे हैं और तुम्ही को सबसे ज्यादा पहचाना जा रहा है, सबसे ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट मतलब एक तरह से खुद का भी सम्मान बढ़ता है, खुद की नज़र में खुद भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर हमारे जो साथ में काम करते हैं, जिसको कलीग्स बोलते हैं ना, कलीग्स बोलते हैं, कलीग्स, स्पेलिंग हमको ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, COLLEGUE, हाँ ठीक है, कलीग्स, ठीक है, कलीग्स लोग भी रिस्पेक्ट देंगे, अरे बाप रे बाप, ठीक है। चल ये तो मेरा दोस्त है, चल ठीक है भाई, सबको इज्जत देगा कि सर सर ये कर दी, सर आप कैसे की, हमको भी अपना बताइए कुछ, देखिए उसको बोलते हैं पीयर रिकॉग्निशन, मतलब भीड़ में तुमको रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये था पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में 3 चीज कर लिए। तो आई थिंक आज का क्लास में इतना काफ़ी है, ठीक है। पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग, 5 पॉइंट कवर कर दिए। ये 5 पॉइंट तुम लोग आराम से पढ़ना और रिवाइज करते रहना, फिर 6ठे पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को हो सके तो वही और 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, पक्का 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर हम नोट्स भी दे देंगे, जितना हम लिखवाए हैं उतना तुम लोग लिख लेना, ठीक है। जितना हम लिखवाए हैं चैप्टर नंबर 1 से, ही जो स्टार्टिंग से पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का क्लास 1 मेंशन कर दो तुम लोग, क्लास 1, ताकि याद रहे कि हाँ कितना क्लास में खत्म हो रहा है, ठीक है, क्लास 1। तो पॉइंट नंबर वाइज पढ़ते जाओ। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो क्या डिपिक्ट करता है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में कौन कौन सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद कर लो। पोस्ट रहता है डिफाइन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मतलब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का हम दिखा दिए हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर सकता है, वीडियो को पॉज करके वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो बुक से पढ़ाए थे वहां से भी सिर्फ डेफिनेशन लिख सकता है, जो पहला वाला कॉलम में था, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट वो लिख सकता है, बस उतना काफी है। वैसे हम नोट्स दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पढ़े थे मैनेजमेंट का, तो इसमें कोई भी 2 नाम याद कर लेगा काफी है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा तीनों, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीनों तो याद रह जाएगा। इसमें 2 और इसमें भी 2 काफी हो जाएगा, ठीक है।
तो इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, एंड ऑफ क्लास 1। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि है कॉस्टेक्स का, ठीक है। कब? वेडनेसडे को, सॉरी मंडे को, कल तो संडे हो जा रहा है, मंडे को ही अपने मिलने वाले हैं कॉस्टेक्स में, और फिर वेडनेसडे को मिलेंगे किसमें? बेस टीडी में, ठीक है। तो कॉस्टेक्स भी तुम लोग रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करके जो आगे का पढ़ना होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, गुड बाय।